डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 माइक्रोलॉजी माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में हम ट्रांसडेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट था ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज कॉन्जुगेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडेक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने डिटेल में पढ़ लिया। आज हम ट्रांसडेक्शन, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का थर्ड टाइप ट्रांसडेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांसडेक्शन या पराक्रमण की क्रिया क्या होती है? पराक्रमण का मतलब है, ट्रांसडेक्शन का मतलब होता है कि डोनर सेल से रिसिपिएंट में यानी दाता से ग्राही में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है और ये ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रांसडेक्शन कहते हैं। तो ट्रांसडेक्शन की डेफिनेशन हो गई कि दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है, जीवाणुभोजी के द्वारा होता है। इसे हम ट्रांसडेक्शन या पराक्रमण की क्रिया कहते हैं। पराक्रमण की क्रिया या पराक्रमण की खोज लेडरबर्ग एंड जेंडर ने 1952 में की थी और इन्होंने साल्मोना टाइफ्यूरियम में बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन का अध्ययन कर रहे थे, तब इसके साथ ही इन्होंने की थी। ई कोलाई की तरह साल्मोनेला टाइफ्यूरियम नामक जीवाणु में संयुग्मन का अध्ययन कर रहे थे, तब की थी। तब इन्होंने देखा कि जो ये साल्मोनेला जो आपका हमारा जो बैक्टीरिया होता है, इसकी 2 स्ट्रेन्स ली जो ऑक्सोट्रॉपिक होती हैं, असर्व संश्लेषी प्रभेद होती हैं, उनका इन्होंने कल्चर किया। तो देखा कि जब ये दोनों ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन्स को जब काम मिल गया, तो इससे जब दोनों को मिला के काम मिल गया तो इससे काफी संख्या में प्रोटोट्रॉपिक स्ट्रेन प्राप्त हुई। इन्होंने अन्य तरीके से ये सुनिश्चित किया करने के लिए कि सर्वसंश्लेषी प्रभेद संयुग्मन से प्राप्त हो रहे हैं, तो कि इसके लिए उन्होंने अन्य तरीके से कि भाई ये कॉन्जुगेशन से ही प्राप्त हो रहे हैं, नहीं कैसे कि ऑक्सोट्रॉपिक 2 स्ट्रेन्स है, उनसे आके दोनों को जब मिक्सचर किया तो प्रोटोट्रॉपिक स्ट्रेन मिली। इसके लिए इन्होंने क्या करा, 2 ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन्स ले ली, ए एंड बी, और उसको अंग्रेजी के यू आकार की नलिका में अलग अलग रख दिया। मतलब 2 ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन ए एंड बी ली और उसको यू ट्यूब में रख दिया और दोनों अलग अलग हो गई। इनके मध्य में एक फिल्टर लगा दिया और उससे ये जीवाणु कोशिकाएं एक दूसरे के, मतलब ए बी के पास नहीं जा सकती थी और बी ए के पास नहीं जाती, परंतु छोटे पदार्थ तो उससे पार हो सकते थे। इन्होंने पाया कि जब दोनों प्रभेदों को अलग किया तभी, मतलब दोनों ऑक्सोट्रॉपिक मिला के अलग अलग ऑक्सोट्रॉपिक थी, लेकिन मिली कितनी, जब उन दोनों को फिर वापस उसने देखा तो देखा कि सारी उतनी ही संख्या में प्रोटोट्रॉपिक स्ट्रेन्स वापस प्राप्त हुई। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसमें कॉन्जुगेशन तो नहीं है, क्योंकि हम कॉन्जुगेशन की क्रिया पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो फिल्टर लगा रखे थे। अतः इस प्रक्रिया में डीएनएज एंजाइम का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, तो इसलिए ये ना तो रूपांतरण की क्रिया है ना ही कॉन्जुगेशन की क्रिया। इसके बाद ऐसा पता लगा कि जो फिल्ट्रेबल एजेंट्स के जो थे वो वास्तव में क्या थे, वो बैक्टीरियोफेज थे। यानी बैक्टीरियोफेज के द्वारा ए से बी में ऑक्सोट्रॉपिक दोनों हमारी स्ट्रेन्स थी वो किस में चेंज हो गई, प्रोटोट्रॉपिक स्ट्रेन्स में चेंज हो गई। उसके बाद हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज की ही खोज की 1952 में और बताया कि वास्तव में जीवाणुभोजी द्वारा बैक्टीरिया संक्रमण की क्रिया वास्तव में जीवाणुभोजी के द्वारा होती है। जीवाणुभोजी का न्यूक्लिक अम्ल के जीवाणु में स्थानांतरण की प्रक्रिया, यानी
जीवाणु का न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो ही ट्रांसफर होता है। तो पराक्रमण की क्रिया को, ट्रांसडक्शन की क्रिया को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, या दो प्रकार का ट्रांसडक्शन होता है। एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसको व्यापीकृत पराक्रमण की क्रिया कहते हैं, और दूसरा टाइप जो है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसको विशिष्ट पराक्रमण की क्रिया कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन की क्रिया में फर्स्ट टाइप आपका, हम पहले फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, व्यापृतिक स्पेशलाइज्ड जो हमारा ट्रांसडक्शन होता है वो स्पेशलाइज्ड नहीं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है वो क्या होता है, इस क्रिया में ये प्रक्रिया किसके द्वारा, प्रोफाज के द्वारा कंट्रोल होती है, प्रोफाज पार्टिकल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। प्रोफाज पार्टिकल्स क्या है, वास्तव में जो संक्रमित जीवाणु के कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका में विभोजी के डीएनए के खंडों को प्रोफाज कहा जाता है। तो प्रोफाज के द्वारा जो क्रिया कंट्रोल्ड होती है वो हो गई आपकी जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और प्रोफाज वास्तव में क्या है, जीवाणु कोशिका के अंदर यानी बैक्टीरियल कोशिका के अंदर फेज का डीएनए प्रेजेंट हो, तब उसे हम प्रोफाज कहते हैं। इसमें इस क्रिया में जीवाणु के बैक्टीरियोफेज द्वारा संक्रमण के साथ शुरू हो जाती है, यानी जैसे किसी भी बैक्टीरिया पर किसी भी बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया तो क्या होगा, इसमें ये लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया का डीएनए छोटे छोटे खंडों में विघटित हो जाता है। बैक्टीरियल जीनोम, जैसे बैक्टीरिया वायरस जो था, वायरस ने जैसे बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया पर अटैक किया तो वायरस की बाहर की प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाती है, लेकिन उसका जेनेटिक मैटेरियल फेज जीनोम उस बैक्टीरिया सेल में आ जाता है। अगले स्टेप में क्या होगा, अब उसका जो बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो कई भागों में टूट जाता है, होस्ट डीएनए डिग्रेडेटेड हो गया। जीवाणु भोजी न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु के विकल्प का उपयोग करके अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो डिग्रेडेट हो गया और जो जीवाणु भोजी का फेज जो जीनोम था वो इस डीएनए का बैक्टीरिया का के एंजाइम्स को काम में लेगा और एंजाइम को काम करके न्यू फेज कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे यानी कि प्रोटीन कोड भी बन रही है और जेनेटिक मैटेरियल फेज के बन जाएंगे। इसके बाद तब ये घटक अब ये जब संगठित हो जाएंगे तो संगठित होकर प्रोटीन कोड और इसकी आपकी न्यूक्लिक मैटेरियल जो है उसके साथ अटैच हो गया, तो बहुत सारे प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स बन जाते हैं। आगे आगे समझ में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले वायरस ने बैक्टीरिया पर अटैक किया तो वायरस का जीनोम बैक्टीरियल सेल में चला गया। बैक्टीरियल सेल अगले स्टेप में बैक्टीरियल सेल का डीएनए डिग्रेडेट हो गया और इस बैक्टीरिया के ही एंजाइम को काम में लेके फेज ने अपने कंपोनेंट्स बनाने शुरू कर दिए। इससे नए फेज पार्टिकल्स जो होंगे वो इंटीग्रेट होके नए फेज पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसमें इस प्रकार से प्रोजेनी फेज जब दूसरे बीजाणु को, अब ये वाला जो लाइसिस हो गया, अब इसका लाइसिस हुआ, लाइसिस होने बैक्टीरियल सेल लाइसिस हो गई, लाइसिस से सारे के सारे प्रोजेनी जो है फेज पार्टिकल्स बाहर आ गए। अब इस फेज पार्टिकल में देखो खुद का फेज डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब जब ये किसी भी दूसरे जीवाणु को संक्रमित करते हैं तब इस फेज न्यूक्लिक अम्ल के साथ जीवाणु का जीन भी स्थानांतरित हो गया। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये था खुद का ही जीन था, लेकिन अब जब ये बैक्टीरिया में गया और बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया तो इसने बैक्टीरियल जीनोम को भी साथ में ले लिया। तो अब ये बैक्टीरियल जीनोम युक्त फेज किसी दूसरे पर बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो क्या होगा, तो जो फर्स्ट वाले बैक्टीरिया का जीनोम फेज जीनोम के साथ उसमें भी ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से डीएनए स्थानांतरण किसी भी जीवाणु जीन का कोई भी विभोजी द्वारा स्थानांतरित हो सकता है। इसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड। ये हमारा था जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहलाएगा। जनरलाइज्ड में ऐसी क्रिया होती है। नेक्स्ट जो है हमने ट्रांसडक्शन का सेकंड टाइप पढ़ा है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। उसमें इसके बाद जब बैक्टीरियोफेज की खोज हो गई तब ऑन्ड्रेलॉफ एंड उसके जो सहयोगी थे उन्होंने 1953 में सिद्ध किया कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन ऐसे भी होते हैं जिनमें विभोजी द्वारा संकरण हो जाने के बाद लयन नहीं होता। यानी कुछ ऐसे होंगे
कि बैक्टीरियोफेज, जैसे किसी भी बैक्टीरियोफेज ने उस बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया तो वो उस जीनोम के साथ तो मिल जाएगा, लेकिन क्या करेगा, वहां पर उसका लाइसिस नहीं होगा। यानी उस बैक्टीरिया के अंदर उस बैक्टीरिया का भी जीनोम है और बैक्टीरिया जीनोम के साथ जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम वो उसके साथ बहुत टाइम तक उस बैक्टीरिया के अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइसिस नहीं हो रहा। ऐसे जीवाणु में फेज डीएनए बैक्टीरिया जीनोम के साथ ही संयुक्त रह जाता है तथा जीवाणु गुणसूत्र के साथ वो जैसे जैसे बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम जो होगा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा उसके साथ वो रेप्लिकेट होता रहेगा। इसमें इस प्रकार के जीवाणु को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं और विभोजी उसकी प्रोफाज कहलाती है। कई सारे जनरेशन टू जनरेशन ऑफ फेज डीएनए भी उसके अंदर है। प्रोफाज और बैक्टीरियल एक ही सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर प्रोफाज भी प्रेजेंट है और बैक्टीरिया इटसेल्फ खुद का भी डीएनए उसमें है। ये स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि जीवाणु कोशिका में रिप्रेसर प्रोटीन बनती रहती है। यानी रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या करा है, लाइसिस को रोक के रखा है। अब जब ये प्रोटीन जीवाणु विभाजक कण का सिंथेसिस नहीं होने देती, इसलिए लाइसिस नहीं होगा। कुछ समय पश्चात जब रिप्रेसर प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है, यानी अब क्या होगा, जिसने लाइसिस को रोक रखा था लेकिन अब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन रही है, तब क्या होगा, लाइसिस हो जाएगा। तब इसका विभोजी कुछ समय पश्चात जब दमनकारी प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है तब विभोजी कणों के घटकों का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। यानी उसके साथ उसका प्रोफाइल जो था वो उसके साथ बहुत टाइम तक रहा, लेकिन जब रिप्रेसर प्रोटीन बनने लग गई तब अब क्या होगा, इसके जो विभोजी होंगे वो अपने कंपोनेंट्स को बनाने वापस शुरू कर देंगे। विभोजी कणों के निर्माण से पहले जीवाणु कोशिका का डीएनए उससे अलग हो जाता है। अब उसमें क्या होगा, यहाँ से जैसे अब अगली स्टेज में, यहाँ तक तो हम उसका जनरलाइज पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या है, जब फेज डीएनए जो था उसके साथ फेज डीएनए के साथ ये दोनों हैं। अब अगली स्टेज पे क्या होगा, विभोजित कणों के निर्माण से पहले बैक्टीरिया डीएनए जो होता है वो विभोजित डीएनए से अलग हो जाता है। इस समय कभी कभी जीवाणु का डीएनए भी कुछ जीन भी विभोजी के साथ साथ आ जाते हैं और उसकी या तो उसके साथ आके उसकी मतलब बैक्टीरिया का जीनोम और वायरस का जीनोम जो है वो एक साथ आ जाते हैं। अब अन्य विभोजी घटकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसको इस प्रकार से प्रोजेनी फेज बनने लग जाएंगे। यानी वहां तक तो वो उसके साथ लाइसिस नहीं था इसलिए वो उसके अंदर ही रहा, लेकिन जब रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो गई तब उसने अपने कंपोनेंट्स बनाने वापस शुरू कर दिए, तब प्रोजेनी फेज बनेगी। जब ये संतति विभोजी किसी जीवाणु को संक्रमित करेगी तो मात्र जीवाणु के जीन नए जीवाणु में फिर वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी जीन समान रूप से स्थानांतरित नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड जीन ही, मतलब बैक्टीरिया के कुछ जीन ही जो होंगे वो उस फेज के साथ ट्रांसफर होंगे, जो स्थानांतरित हो जाते हैं, जो फेज डीएनए से सटे हुए रहते हैं। इस प्रकार का स्पेशलाइज्ड जीन का मतलब हो गया कि फेज के साथ बैक्टीरिया का वो ही जीनोम जाएगा जो स्पेशलाइज्ड होगा। इसलिए इस प्रकार के ट्रांसलेशन को स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन एंड जनरलाइज्ड ट्रांसलेशन को आज हमने डिटेल में स्टडी किया। जनरलाइज्ड में हमने देखा कि वहां पर लाइसिस हो रहा था और स्पेशलाइज्ड में लाइसिस नहीं हुआ क्योंकि वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बन रही थी। जब रिप्रेसर प्रोटीन किन्हीं कारणों से नहीं बनेगी तब वापस उस सेल का लाइसिस हो जाएगा और लाइसिस होने के बाद अब बैक्टीरिया के साथ केवल बैक्टीरिया का स्पेशल जीन जो होगा वो फेज के साथ आएगा और अगले बैक्टीरिया को अटैक करेगा। थैंक यू।